शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात के पोरबंदर में हालात जिस तरह के हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर यहां बारिश से भारी जल जमाव हुआ है। वीडियो पोरबंदर के बोरासर का है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद राणावाव इलाके में इतना ज्यादा पानी भर गया कि शहर की रफ्तार ही थमसी गई। बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया। दुकानें तो नहीं खुली थी, लेकिन जो लोग बाजार में मौजूद थे वो इस जल जमाव में फंस गए। पानी में फंसी गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती दिखी। पिछले 2 दिनों से पोरबंदर में बारिश हो रही है। स्थानीय लोग जल भराव के लिए प्रशासन को कोसते नजर आए। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से ये बोखीरा विस्तार है जो पोरबंदर के स्टार्टिंग में मतलब एंटर होते ही जो एरिया आ रहा है वहाँ काफी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सभी व्हीकल वालों को, सभी आम जनता को, सभी जो लोग रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस पानी के निकाल के लिए जो जीएमबी को यानी कि बंदर जो पोर्ट है उसको जोड़ने वाला रास्ता है जो गांव के बीच में से जाता है, यहाँ से पानी निकलता है, समुद्र में जाता है, वो रास्ता को तोड़ा गया है। उसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिलेगी। और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में तेज बारिश के बाद शिंगोड़ा बांध के 2 गेट्स खोलने पड़े हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वीडियो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में बहने वाले जामजीर झरने का है। पानी के बहाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में कैसे हालात होंगे। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसके बाद प्रशासन ने शिंगोड़ा बांध के 2 गेट्स खोल दिए, जिससे पानी की रफ्तार और तेज हो गई। हालात ये हो गए कि गिर सोमनाथ नेशनल हाईवे के जलमग्न होने के कारण ट्रैफिक डायवर्जन किया गया, लेकिन जलभराव बढ़ने के कारण कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। इलाके के कई गांव में हालात बेहद खराब है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई गांव का संपर्क मुख्य रास्तों से भी कट गया है। गिर सोमनाथ में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाढ़ के कारण गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे आसपास के लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल जिला और राज्य प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों की मदद भी की जा रही है। कई इलाकों में लोग बाढ़ राहत शिविरों में। कोल्हापुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पंचगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान पर बह रहा है। देखिए कोल्हापुर के फ्लड रिपोर्ट। चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या घर, क्या दुकान, क्या सड़क, सब डूब गए हैं। गलियां पानी से लबालब भरी है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। बाढ़ का पानी कोल्हापुर शहर में दाखिल हो चुका है। जहां कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर तालाब बना हुआ है। ड्रोन से कैप्चर की गई तस्वीरों में कोल्हापुर में आई बाढ़ का एक एक फ्रेम देख लीजिए। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में पूरे शहर में मुश्किलों का सैलाब दिख रहा है। सड़कों ने दरिया की शक्ल ले ली है और गलियों में नदी बह रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोल्हापुर शहर के बीचों बीच बने घर पूरी तरह से सैलाब की चपेट में है। ज्यादातर गलियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। दरअसल कोल्हापुर जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात काफी गंभीर कर दिए। सभी नदियां उफान पर है। पंचगंगा नदी में वाटर लेवल तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो अगले 24 घंटों में पंचगंगा नदी खतरे के स्तर को छू सकती है। ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। और बारिश थमने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। मुंबई से सटे नालासोपारा में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 3 दिनों के बाद आज मुंबई से सटे नालासोपारा स्टेशन के परिसर में रहने वाले तमाम दुकानदार हैं, अपनी दुकान खोले हैं, लेकिन दुकान खोलने के बाद भी उन्हें इस तरीके से पानी निकालना पड़ रहा है। ये देखिए, ये बाल्टियों से पानी जो है दुकान के अंदर गया है वो निकालते हुए आपको दिखाई देंगे। ये एक मेडिकल स्टोर है जो ठीक स्टेशन के बगल में है और आप देखिए कि तस्वीरों में कि किस तरीके से जो मेडिसिन है वो भी उन्होंने निकाल कर फेंक दी है। तकरीबन आप देखिए कि मेडिसिन, डायपर, तमाम छोटी बड़ी दवाइयाँ, सिरप हैं और तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा आपके लिए उपयोग होती हैं वो अब ये निकालते हुए फेंक रहे हैं। भाई साहब बताइए कि कितने दिन बाद दुकान खोल रहे हो? आज 2 दिन बाद 2 दिन पूरा बारिश था। बारिश के बाद आज तीसरा दिन है। 3 दिन बाद थोड़ा लेवल कम हो गया है, लेकिन ये पानी निकालते निकालते सुबह से पूरी कमर काम से गई है हम लोग। कितने का नुकसान हुआ? पूरी मेडिसिन हम देख कम से कम 90 से 1 लाख तक का, 90,000 से 1 लाख तक का नुकसान हो गया है। हर साल पानी लगता है? हर साल ने, पिछले साल तो नहीं था, उसके पिछले साल था, लेकिन लेवल इतना नहीं था। इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है।
और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री पर हमले के कारण ऐसी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। सिर्फ 20 दिन तक कमिश्नर रहे SBK सिंह। सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए कमिश्नर। तो दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके घर पर ही हमला किया गया था, उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है और नए जो पुलिस कमिश्नर हैं वो सतीश गोलचा होंगे। 20 दिन तक ही कमिश्नर रहे दिल्ली के SBK सिंह। बड़ा सवाल उठा था क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधीन आती थी सुरक्षा मुख्यमंत्री की। हालांकि अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा का घेरा बदल दिया गया है। अब CRPF ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है, लेकिन इस बीच कमिश्नर को हटा दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सिर्फ 20 दिन ही रहे कमिश्नर SBK सिंह और बड़ी चूक माना जा रहा था मुख्यमंत्री पर जिस तरह का हमला हुआ उसको लेकर। अब नए कमिश्नर सतीश गोलचा होंगे, क्या उनके बारे में जानकारी है? उन्हें क्यों चुना गया? जी बिल्कुल, देखिए सतीश गोलचा 1992 बैच के अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं और लगातार जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चुनाव होना था तो उससे पहले बकायदा रेस में भी वो थे, लेकिन अचानक से SBK सिंह को बनाया गया। और कल जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, कल सुबह रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो अपने आवास पर मौजूद थी। बकायदा वहां पर वो लोगों के साथ जनता मीटिंग कर रही थी और उसी दौरान जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसको माना गया। तुरंत तमाम आला अधिकारियों को तलब किया गया, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया और उसके महज 24 घंटे बाद इस तरीके का फैसला आना ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आला कमान है या फिर कहीं जो MH है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस घटना के बाद नाराज दिखाई दिया और उसके बाद अब फिलहाल हटा दिया गया है। जो सतीश गोलचा की बात करें तो 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं, इस वक्त DG बिहार थे और अब वो नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे। जी जितेंद्र, ये भी कि बड़े सवाल उठे इस बात को लेकर कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी मुख्यमंत्री की और इस वजह से हटाया भी गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। और क्या कोई कार्रवाई की गई है और क्या और कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल था। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल या निशान थे वो दिल्ली पुलिस पर थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी रेखा गुप्ता को और उसके बाद बाकायदा अब सुरक्षा की समीक्षा की गई। अब CRP के जो जवान है वो सबसे पहले घेरे में रहेंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई, लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री की उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं दंडात्मक कार्रवाई की गई है और सीधे तौर पर जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है SBK सिंह उनको हटाकर दिल्ली पुलिस का नया जो कमिश्नर है वो सीधे तौर पर अब नियुक्त किए गए हैं सतीश गोलचा जो कि 1992 बैच के अधिकारी हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश सकरिया का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो CM के घर की रेकी करता नजर आ रहा है। ये वीडियो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी भाई सकरिया का है, जिसमें वो CM के घर की रेकी करता दिख रहा है। CCTV में रिकॉर्ड इस वीडियो को देखिए। पहले राजेश सकरिया रिक्शा से CM आवास के पास पहुंचता है, आसपास चहलकदमी करता है और फिर CM आवास के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो एक हॉल में पहुंचा तो वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। वीडियो में राजेश सकरिया अब कुर्सी पर बैठा दिख रहा है। तभी एक सुरक्षा कर्मी से उसकी कुछ बातचीत होती है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। तफ्तीश में पता चला है कि इसने CM आवास के कई वीडियो भी बनाए थे। CM के घर की कई क्लिप भी अभियुक्त के मोबाइल में मिली हैं। सूत्र कहते हैं कि अभियुक्त ने CM आवास के पास रात बिताई और जन सुनवाई के दौरान CM पर हमला किया। वहीं इस घटना पर CM ऑफिस ने कहा कि अभियुक्त हमले की तैयारी 24 घंटे से कर रहा था। उसने साजिश के तहत हमले का प्रयास किया। CM आवास की रेकी का वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है। मुंबई के पास पुलिस स्टेशन में पानी भरा नजर आया है। थाने में तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है कि 2 दिन से हालात खराब थे, लेकिन आज पानी थोड़ा कम हुआ है। देखिए संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में, जहां पर हमने आपको सड़कें, बिल्डिंग, तमाम वो ऐसी गलियां दिखाई जहां पर अभी भी घुटनों तक पानी लगा है। लेकिन हम अब आपको नाला सुपारा पुलिस स्टेशन का हाल बताते हैं, जहां पर आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से घुटनों तक पानी जो है लगा है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी जो है वो जा चुका है और
ये वो इलाका है जहां पर चंद घंटों की बरसात और ये पूरा शहर डूब जाता है। ये देखिए, ये नज़ारा है पुलिस स्टेशन के सामने का। अमूमन जब आपके घर पे सोसाइटी में पानी फंसता है तो आप पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस ही आप देखिए कैसे आपको दिखेगा कि किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो उसके टायर आपको डूबते हुए दिखेंगे और चारों तरफ आपको सिर्फ बरसात का पानी ही दिखेगा। पानी की वजह से होने वाली कई सारी बीमारियां जो हैं उससे भी लोग ग्रसित हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, जिस तरह से फिलहाल बरसात से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जल भराव की स्थिति जो है वो आम लोगों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के तमाम जवानों को भी इसके साथ कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लातूर में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है तो सांगली में कृष्णा नदी के उफान से खतरा और बढ़ गया है। जमीन पर सैलाब है, रास्ते बंद हैं, हर तरफ समंदर जैसा मंजर है, तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जल प्रलय ला दिया है। बाढ़ भी इतनी विकराल है कि जिसके आगे कोई नहीं टिक पा रहा। हाहाकारी सैलाब में सब कुछ समा गया। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। इस सैलाब में गाड़ियां चलाना जोखिम भरा है। मन्याड नदी पर बना वैकल्पिक पुल बहने से हालात और विस्फोट हो गए। लातूर से परभणी जाने वाला रूट भी पूरी तरह से बंद है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली की है। नदी में लहरें उफान मार रही हैं। सैलाब का वेग बढ़ रहा है। पूरे इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। कृष्णा नदी में वाटर लेवल 42 फीट से ऊपर पहुंच गया है। पानी का बहाव खतरे के निशान से सिर्फ 3 फीट दूर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे बसे 150 परिवारों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया है। सांगली में सातारा के कोयना बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कृष्णा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक नाव समंदर में समा गई। अब मछुआरे की नाव डूबने का वीडियो भी सामने आया है। लहरों से टकराती इस नौका की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। समंदर में लहरें, लहरों के बीच नाव, कभी ऊपर कभी नीचे झूल रही है नौका। समंदर की लहरों में हिचकोले खा रही है नाव समंदर में लहरों के बीच फंसी है, धीरे धीरे पलट भी रही है। नाव और जिंदगी दोनों को बचाना है। ऐसा लग रहा है कि नाव अब डूबी की तब। तस्वीरें रायगढ़ जिले के उरण-करंजा समंदर तट की है। समंदर में मछली पकड़ने वाली ये नाव अचानक डूब गई। हादसे के वक्त नाव में सवार लोग समंदर में कूद गए। जैसे तैसे जान बचाई तो एक मोटा रास्ता भी रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया गया। मछुआरों की ये नाव गुजरात की थी। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड और नौसेना की पेट्रोलिंग टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे का कारण क्या था, नाव पर कितने मछुआरे सवार थे, कुल कितना नुकसान हुआ, इन सवालों की तफ्तीश जारी है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब मौसम विभाग ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई थी तब भी ये नाव समुद्र में कैसे गई और वो भी गुजरात की नाव कैसे यहाँ पहुंची। पूरे मामले पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कोली समाज ने मांग की है कि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, मत्स्य परवाना विभाग, कस्टम और पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच करे और सख्त कार्रवाई हो। और यूपी के कानपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में राहत से ज्यादा परेशानियां लेकर आई है। तस्वीरें कानपुर के कटनी इलाके की हैं। यहाँ 5 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। यूपी में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जल जमाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कुछ जगहों पर नाव की व्यवस्था भी की गई है। इनकी मदद से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे पहले निकाला जा रहा है। हालांकि सभी जगहों पर नाव की व्यवस्था न हो पाने से लोग नाराज हैं। देखिए कैसे कुछ इलाकों में लोग सिर पर सामान रखकर जल भराव के बीच अपना सामान निकालते नजर आए। निचले इलाकों के घर पानी में डूबे हुए हैं। जिन इलाकों से निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, वहां लोग घर की छत पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। जानवरों को बाहर तो निकाला जा रहा है, लेकिन इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। अगर बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो मुश्किलें बढ़ना तय है। और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सरकार हालत पर नजर रख रही है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज के सारे गेट खोले जाने के बाद यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना के जल स्तर पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है।
प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। दिल्ली में खतरे का निशान 205 मीटर के पास है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बारिश की भविष्यवाणी की है। यमुना और हिंडन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से नोएडा और गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। कई गांव, बस्ती और कई फार्म हाउस तक पानी पहुंच गया है। इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। एक तरफ घरों में पानी घुस गया तो दूसरी तरफ बारिश के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर बनाई गई एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। भोपाल में मछली परिवार के साम्राज्य का आखिरी किला भी ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीर भोपाल के आनंदपुर कोकता इलाके के वार्ड नंबर 62 की है, जहां नगर निगम की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में मछली परिवार की सरकारी जमीन पर बने 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसे जमींदोज कर दिया गया। ये कोठी शारिक अहमद उर्फ मछली, सोहेल अहमद और शफीक अहमद की है। पुलिस ने 30 जुलाई को ही इस कोठी को सील कर दिया था। इस दौरान कुछ सामान को खाली कराया गया था। कई बार हम देखते हैं कि विरोध भी होने लगता है, कुछ समर्थक भी आ जाते हैं आरोपी के। उसके लिए कितना फोर्स आप लोगों ने लगाया? देखिए, सुबह से कुछ विरोध जैसी स्थितियां थी, कुछ लोग आए थे जो हितबद्ध थे, इनके साथ के हो या व्यवसाय में जुड़े हुए हों, पर उनको समझाइश दे दी गई थी। पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है और करीब 250 का बल यहाँ पे लगा हुआ है अभी की जरूरत में। और अभी लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मछली परिवार के 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला था। भोपाल में नशा तस्करी, लव जिहाद और हथियार सप्लाई के मामले के अभियुक्त मछली परिवार के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे पहले प्रशासन मछली परिवार के करोड़ों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला चुका है। देखिए संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। दरअसल ये जो आलीशान घर आप देख रहे हैं, ये शारिक मछली का है। चूंकि कई दिनों से कार्रवाई चल रही है, ड्रग माफिया, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई तरह के गंभीर आरोप हैं। लगातार मामले दर्ज होते जा रहे हैं और उसके बाद अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, बुलडोजर चल रहा है। जेसीबी की आप बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं और इस आलीशान कोठी को आप देख लीजिए, इस महल को देख लीजिए। 3 मंजिला ये महल है। 40 साल का साम्राज्य 4 घंटे में खत्म कर दिया गया है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनके अश्लील वीडियो बनाना और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना, यही शिकायतें आई, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और आरोपियों के मोबाइल में से सैकड़ों वीडियोस मिले, अलग अलग लड़कियों के, दर्जनों लड़कियों के साथ इस तरह से चीजें की गई। और अब खबर बिहार की सियासत से। आज पटना में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। सीएम मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल होने खुद पहुंचे थे। बकाया वेतन को लेकर मदरसा शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। वहीं इसी कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार को टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी, बल्कि जमा खान को ही टोपी पहना दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अपने आप में बहुत दिलचस्प है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सियासत के बदलते अंदाज को भी बयां करता है। रुपेश, जरा बताइए क्या हुआ? नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की कोशिश, लेकिन जो मंत्री जमा खान उन्हें टोपी पहना रहे थे, उन्होंने खुद टोपी नहीं पहनी, उनको पहना दी। देखिए, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसे नाम दिया गया था मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक संवाद। हालांकि मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह था 100 वर्ष पूरे होने पर, और इसी मौके पर नीतीश कुमार पहुंचे थे और रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर अल्पसंख्यक पहुंचे भी थे बिहार के अलग अलग ज़िलों से।
सबसे ज़्यादा संख्या उनकी थी जो मदरसा शिक्षक हैं, जिनको ये कहा गया था पहले से कि आपके लिए कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, ईद से भी बड़ी आपको खुशी मिलने वाली है। यानी कि जिन मदरसों को सरकार ग्रांट नहीं देती है, जिन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलता है, उन शिक्षकों को मानदेय का ऐलान होने वाला है। इस कार्यक्रम में जैसे नीतीश कुमार पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां सामने आए और उन्होंने उनको टोपी पहनानी चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने वो टोपी खुद नहीं पहनी, बल्कि वही टोपी उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को पहना दी। हालांकि पिछले दिनों भी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को आजकल टोपी और टीका दोनों से परहेज है। नीतीश कुमार जैसे पहुंचे थे सीतामढ़ी में, सीता मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था और वहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, वहां भी मंदिर के पुजारियों ने उनको टीका लगाने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने पुजारियों को मना कर दिया था, हाथ से रोक दिया था, यानी कि टीका भी नहीं लगाया था। तब टीका से उन्हें परहेज था और आज उनको टोपी से भी परहेज है। हालांकि इसके पहले जब जब वो इफ्तार का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पे करते रहे हैं तो बाजाब्ता टोपी लगाते रहे हैं, बाजाब्ता इबादत करते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। लेकिन हाल के दिनों में अगर दो उदाहरण देखें तो उनको टोपी से भी परहेज है और टीका से भी परहेज है। और उसी कार्यक्रम में हालांकि जब हंगामा हुआ, वहां पर शिक्षकों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको मायूसी हुई है, और तब शिक्षकों ने, जो मदरसा शिक्षक हैं, उन्होंने इसको भी मुद्दा बनाया। उन्होंने भी तब कहा कि नीतीश कुमार ने आज टोपी नहीं पहनी है, और ये मुद्दा विपक्ष को भी हाथ लग गया है। विपक्ष ने ये कहा कि ये एक धर्म का अपमान है। नीतीश कुमार वोट लेने के लिए चुनावी वर्ष में अल्पसंख्यकों को बुलाते तो हैं, लेकिन उनके सम्मान का प्रतीक जो टोपी है उसे पहनने से वो परहेज करते हैं। आनन फानन में आरजेडी ने प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये सफाई आई है कि एक तरह से नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक को ही सम्मान दिया। उन्होंने जो टोपी पहनाने की उनको जो कोशिश कर रहे थे जमा खान, उनको टोपी पहना करके उन्होंने एक अल्पसंख्यक को ही ये सम्मान बख्शी है। जेडीयू इसे सम्मान बख्शना कह रहा है, जबकि आरजेडी ये कह रही है कि ये एक धर्म का अपमान है। हालांकि नीतीश कुमार तब भी ये वो दृश्य जब वो टीका नहीं लगाए थे, जब सीतामढ़ी में सीता मंदिर के उद्घाटन के समय वो टीका नहीं लगाए थे, उस वक्त भी ये एक मुद्दा बना था कि नीतीश कुमार ने टीका नहीं लगाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। की हत्या के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की है। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए स्कूल के मेन गेट के सामने पहुंच गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस के जवान कार्यकर्ताओं को स्कूल के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मामूली झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में बच्चे पहले भी चाकू लाते थे। इसको लेकर स्कूल से कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शनकारी स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल और मालिक और ऑनर है, उनके ऊपर भी फरियाद किया जाए, क्योंकि एक दाखिला वैसे कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार से ऐसी ही विनती है कि भाई इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार है वो सबके ऊपर कार्यवाही की जाए। उधम सिंह नगर के एक स्कूल में छात्र ने अपने ही शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने छात्र को पकड़ लिया और मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्र ने अपने ही शिक्षक पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चे और स्कूल स्टाफ डर गए। घायल शिक्षक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि अनुशासनहीनता को लेकर शिक्षक गगन सिंह ने छात्र की पिटाई की थी। इसी बात से नाराज छात्र ने शिक्षक पर हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। आज उसको माननीय बोर्ड के समक्ष हम पेश भी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान बच्चे ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें कि जो वेपन था उसके स्रोत के बारे में बताया था, तो उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना के बाद पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने आपात बैठक की, जिसमें वारदात के विरोध में एक दिन के लिए स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के मानसिक दबाव और गुस्से पर नियंत्रण के लिए काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। साथ ही माता पिता को घर पर बच्चों के व्यवहार, उनके गुस्से और तनाव पर लगातार नजर रखनी चाहिए। दिल्ली में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया है। क्या थी इनकी मांग, 7 सेकंड में आप भी देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पशु प्रेमियों ने इस तरह से धरना प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी का इजहार किया।
ये लोग आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के अदालत के आदेश से नाराज हैं। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए, उन्हें वापस सड़कों पे ना छोड़ा जाए, उनका टीकाकरण वहाँ पे हो और बाकायदा वहाँ पर उनकी निगरानी रखी जाए। सर, मैं पीटा इंडिया से हूँ और हम यहाँ पे खड़े हैं टू स्पीक अप फॉर एनिमल्स, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बोल सकते तो आप आज उनके लिए खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो कानून हैं देश के उसके आदेश के खिलाफ है ये। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं उन्होंने हमेशा बार ही बोला है हमसे, उनको ठीक और उनकी ज़िंदगी महफूज रखने के लिए हमें उनको एथिकली कैप्चर करना चाहिए, उनको स्टेरलाइज करना चाहिए जब उनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी होती है, और फिर उनको वापस उसी नेबरहुड में रिटर्न करें, जो कि हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होने वाले हैं। चुनाव आयोग अगले सप्ताह इसकी घोषणा कर सकता है। इससे भजन लाल सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा को झटका लग सकता है। पूरी खबर देखिए। राजस्थान में वन स्टेट इलेक्शन पर भजनलाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग आमने सामने हैं। जिन पंचायत और निकायों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके चुनाव 2 महीने के भीतर संभव है। हालांकि भजनलाल सरकार के मंत्री अब भी एक राज्य एक चुनाव के दावे कर रहे हैं। हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करते हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने बीजेपी चुनाव टालना चाहती है। बीजेपी वालों को ना तो पंचायत चुनाव कराने हैं, ना यूनिवर्सिटी के चुनाव कराने हैं, ना निकाय के चुनाव कराने हैं। चुनाव होंगे कोर्ट के आदेश से और कांग्रेस के प्रेशर में। ये चाहे चुनाव नहीं कराए, लेकिन कोर्ट और कांग्रेस इनको मजबूर करेगी चुनाव करने के। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11,000 पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है। और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने खनन घोटाले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की 30 करोड़ रुपए की एफडी खनन माफिया के पैसों से बनी है। इस आरोप का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है? हम पे तो कई करोड़ की एफडी है, लेकिन एफडी जो होती है, आप पहले तो ये समझो ना, आप प्रश्न कर रहे हैं, एफडी जिसकी भी होगी वो तो बैंक में होगी ना। अगर बैंक में एफडी होगी तो बैंक की एफडी का मतलब क्या है? वो तो नंबर 1 ही होगा ना। बैंक में थोड़ा आप जो नंबर 2 के पैसे रख सकते हो। 2017 में जो इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश लेन देन की मनाही है, ओनली 2 लाख। तो जब 2 लाख से ऊपर की मनाही है, चाहे वो 30 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा, जो भी होगा, अगर उसकी एफडी होगी तो नंबर 1 में ही होगा ना। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की धमकी मिली। ये धमकी एक कबूतर के पैर में बंधी पर्ची पर लिखी हुई थी। कबूतर को पाकिस्तान बॉर्डर के करीब से पकड़ा गया है। कबूतर के पैर में लगी पर्ची में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की धमकी उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई है। धमकी मिलने के बाद जम्मू डिवीजन के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां स्टेशन और आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों पर सतर्कता बरत रही है। बीएसएफ की तरफ से जिस तरीके से आरएसपुरा सेक्टर में एक जो कबूतर था वो पकड़ा गया था, और उसी कबूतर पर एक चिट्ठी थी जिसमें साफ तौर पे एक थ्रेट मैसेज था कि आईडी ब्लास्ट का, वो भी जम्मू स्टेशन पर। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर एक वाहन जो रेलवे स्टेशन से गुजर रही है उसकी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ अतिया जो यहाँ पर उपकरण है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पूरे जम्मू रेलवे स्टेशन पर निगरानी जो है वो रखी जा सके, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो संदिग्ध है वो इस रेलवे स्टेशन के अंदर ना जाए।
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवाई ने बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई ने कहा है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमने निर्वाचित लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखेंगे तो इससे विधानमंडल निष्प्रभावी हो जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारत पर संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए। पीयूष, लगातार सुनवाई के दौरान एक पक्ष रखा जा रहा है जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से कि निष्प्रभावी नहीं होना चाहिए विधानमंडल दल। बिल्कुल सुमारा, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था उसके बाद सरकार की ओर से जो आर्गुमेंट रखे जा रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, उस पर यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता जो है वो जुडिशियल टेररिज्म नहीं बननी चाहिए। और ये टिप्पणी केंद्र सरकार की ओर से जब सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि काफी अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कम नहीं आंका जाना चाहिए, और इस पर वो आगे अपनी बात रख रहे थे कि राज्यपाल जो है वो तब बनते हैं आकर के लोग जब काफी अनुभवी हो जाते हैं। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये टिप्पणी की गई और साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि यदि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखेंगे तो फिर इससे जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो निष्प्रभावी हो जाएगा। अभी इस मामले की सुनवाई आगे भी चलेगी और 26 अगस्त से इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। पिछले 3 दिन से लगातार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जी सुमेरा। जी बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।